हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर लेकर आया हूँ नया टॉपिक स्वराज पार्टी। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा हर टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने हर तरह के फैक्ट्स और मटेरियल और जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको ऐड किया है। यह टॉपिक अपने आप में कंप्लीट फुल टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपसे नहीं छूटेगा। इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, चाहे वह यूपीएससी से पूछे गए हों, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हों, सबको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो लोग अभी नए इस चैनल से जुड़े हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वराज पार्टी। दोस्तों, इस पूरे एंटायर वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को किस तरह से कवर करेंगे वो एक बार यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस स्वराज पार्टी के गठन होने का बैकग्राउंड जानेंगे, यानी कि पार्टी के गठन होने का कारण क्या था, इसके पूरे बैकग्राउंड स्टोरी को हम लोग समझेंगे। उसके बाद पार्टी के गठन के उद्देश्य क्या थे उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद स्वराजवादियों का पार्टी से संबंधित गठन करने का क्या तर्क था उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद परिवर्तन विरोधियों का क्या तर्क था उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद पार्टी से संबंधित गांधी जी के क्या विचार थे उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद पार्टी का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था वह तुर्की साम्राज्य के समर्थन में चल रहा था और यह आंदोलन मुसलमानों के द्वारा लीड किया जा रहा था भारत में। इसी के समानांतर असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ही एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे और दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाती है। चौरी चौरा की घटना होने के वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 18 मार्च 1922 को ब्रूमफील्ड सेशन जज की अदालत में गांधी जी को 6 साल की सजा दी जाती है। अब क्या हुआ कि अब गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए, आंदोलन भी वापस ले लिया गया। पहले लोग 2 साल से आंदोलन में बिजी थे, सडनली आंदोलन वापस ले लिए जाने के कारण अब लोग अचानक से शांत बैठ गए। पूरा वातावरण एक तरह से खामोश हो गया, हर तरफ सन्नाटा छा गया। इस प्रकार से भारतीयों में शून्यता उत्पन्न हो गई। राष्ट्रवादियों के बीच हताश की भावना फैलने लगी, संगठन टूटने लगा, कांग्रेसियों के बीच आपस में मतभेद होने लगे। तब इस शून्यता को भरने के लिए कुछ कांग्रेसियों ने सुझाव दिया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधान मंडलों का बहिष्कार समाप्त कर उनमें भाग लेना चाहिए और भाग लेकर सरकारी योजनाओं में बाधा डालनी चाहिए, सरकार की कमजोरियों को सामने लाना चाहिए और 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना चाहिए। परंतु कुछ कांग्रेसियों ने विधान मंडलों में भाग लेने का विरोध किया और कहा कि इससे रचनात्मक कार्य की उपेक्षा होगी। जब इस प्रकार से कांग्रेसियों के अंदर मतभेद उत्पन्न हो गया, तब विधान मंडलों का विरोध करने वाले कांग्रेसी जेल में गांधी जी से सलाह मशवरा करने के लिए गए। तो गांधी जी ने कहा कि हर हाल में हम लोगों को विधान मंडल या विधान परिषद का जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसका बहिष्कार करना है। किसी भी हाल में हम लोगों को ना ही समर्थन देना है, ना ही प्रवेश करना है। तब सीआरदास ने गया में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन रखा और उस अधिवेशन के अध्यक्ष स्वयं सीआरदास से, और इस अधिवेशन में सीआरदास ने यानी कि चितरंजन दास ने एक प्रस्ताव रखा, किससे, विधानमंडल से संबंधित यानी कि विधान परिषद में प्रवेश करने से संबंधित रिजोल्यूशन रखा। लेकिन इस अधिवेशन में जो कांग्रेसी थे वो गांधी जी के समर्थन में ज्यादा थे, इसलिए इस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया। जब यह रिजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया तब कांग्रेस का खेमा 2 भागों में बंट गया। जब कांग्रेस का खेमा 2 भागों में बंट गया तो उसमें से पहला भाग परिवर्तनवादी यानी प्रो चेंजर्स कहलाया और दूसरा भाग अपरिवर्तनवादी यानी कि नो चेंजर्स कहलाया। तो परिवर्तनवादी में जो लोग थे वो मोतीलाल नेहरू थे, चितरंजन दास थे, हकीम अजमल खान थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल थे। और परिवर्तनवादियों में जो लोग थे वो डॉक्टर M.A. अंसारी थे यानी मुख्तार अहमद अंसारी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये लोग जो थे ये परिवर्तनवादी कहलाए।
परिवर्तनवादी लोग जो थे वो कौन थे? तो वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया, यानी कि प्रो चेंजर्स कहा गया। और वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध तथा स्वराज्यों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे उन्हें परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी कहा गया, यानी कि नो चेंजर्स कहा गया। अब यहाँ पर परिवर्तनवादियों का क्या तर्क था? वह स्वराज पार्टी को गठन क्यों करना चाह रहे थे, क्यों विधान परिषद में प्रवेश करना चाह रहे थे? तो परिवर्तनवादियों ने यानी स्वराजवादियों ने अपना तर्क दिया। तो वो तर्क था, स्वराजियों का कहना था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी, अपितु इससे आंदोलन और प्रभावी बनेगा तथा इससे संघर्ष के नए द्वार खुलेंगे। कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी विधान परिषदें तो अपने अस्तित्व में बनी ही रहेंगी और चुनाव में संभवतः बड़े पैमाने पर लोग भाग भी लेंगे। इससे जनता पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा तथा महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे जो कांग्रेस को कमजोर बनाने का प्रयास करेंगे। यह सरकार के अवैध कानूनों को वैध बनाने के प्रयास का समर्थन करेंगे। विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य इसे राजनीतिक संघर्ष हेतु मंच के रूप में इस्तेमाल करना है। उनका ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वह उपनिवेशी शासन के क्रमिक हस्तांतरण हेतु विधान परिषदों को हथियार के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। तो अब परिवर्तनवादियों ने अपना तर्क दे दिया। अब अपरिवर्तनवादी अपना क्या तर्क दे रहे थे? अपरिवर्तनवादी जो विधान परिषदों का बहिष्कार कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो वो लोग क्यों विरोध कर रहे थे? तो उन्होंने अपना तर्क दिया। उन्होंने तर्क यह दिया कि संसदीय राजनीति में भाग लेने से जनता के बीच रचनात्मक कार्य की उपेक्षा होगी, राष्ट्रवादियों का उत्साह कमजोर पड़ेगा तथा नेताओं के बीच प्रतिद्वंदी पैदा होगी एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। विधायकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे तथा धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्य के माध्यम से जनता को सविनय आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो ये सारा तर्क जो था वो परिवर्तनवादियों का तर्क था। एक्चुअली परिवर्तनवादियों का मेन जो कॉन्सेप्ट था, जो फंडा था विरोध करने का, वो रचनात्मक कार्य की वजह से था। अगर जितने भी कांग्रेसी हैं अगर वो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे और इलेक्शन लड़ने लगेंगे तो रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी। रचनात्मक कार्यों को धरातल स्तर पर जनता से कौन जोड़ेगा? इसी के वजह से जितने भी परिवर्तनवादी थे वो लोग विधान परिषदों के बहिष्कार के पक्ष में थे। अब रचनात्मक कार्य क्या था? तो चरखा चलाना, चरित्र निर्माण करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, छुआछूत का खात्मा और गरीबों के बीच निचले स्तरों पर कार्य करना था। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने जो देखा, इससे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि पार्टी के गठन का कारण क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों के तर्कों के आधार पर हम लोग अब यह समझ सकते हैं कि पार्टी के गठन के पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो असहयोग आंदोलन वापस ले जाने के कारण एवं गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रवादियों के बीच हताश की भावना फैलने लगी, कांग्रेसियों के बीच आपस में मतभेद होने लगे, संगठन टूटने लगा। असहयोग आंदोलन को निष्क्रिय बनने से कैसे बचाया जाए इस पर विचार किया जाने लगा। तब कुछ कांग्रेसियों ने सुझाव दिया कि भारतीयों में उत्पन्न शून्यता को भरने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधान मंडलों का बहिष्कार समाप्त कर उनमें भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से सरकार के कामों में बाधा डालकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो पार्टी के गठन का जो मेन जो कारण था यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब स्वराज पार्टी के गठन के दौरान होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं उसका घटनाक्रम है वो हम लोग देख लेते हैं। तो दिसंबर 1922 में बिहार के गया जिले में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन किया गया और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सीआर दास यानी चित्तरंजन दास थे और महामंत्री मोतीलाल नेहरू थे और यह अधिवेशन गया में किया गया था। इस अधिवेशन में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने नए कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या वे समाप्त हो जाएंगे। परंतु परिवर्तन विरोधियों ने विधानमंडल में भाग लेने के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और इस प्रकार से जो सीआर दास ने प्रस्ताव रखा था वो रिजेक्ट हो गया। जब गया अधिवेशन में प्रस्ताव नामंजूर हो गया तब सीआर दास ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री पद से
त्याग पत्र देकर दिसंबर 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी और सीआर दास उसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव चुने गए। तो दिसंबर 1922 का जो मैंने डेट लिया है ये ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने डेट लिया है जानबूझकर। अलग अलग किताबों में इसे अलग अलग डेट माना गया है स्वराज पार्टी के गठन का। कहीं पर 1 जनवरी 1923 माना गया है, कहीं पर मार्च 1923 माना गया है। मार्च 1923 को इसलिए माना गया है कहीं कहीं किसी किताब में क्योंकि मार्च 1923 को स्वराज पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में स्वराज पार्टी ने अपने संविधान की घोषणा की थी, इसलिए कई किताबों में मार्च 1923 मिलेगा। मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के गठन की तिथि क्या है, तो 1923 ही मोस्टली माना जाता है। अब स्वराज पार्टी के गठन के उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ तथा अपने उपदेशों की प्राप्ति के लिए स्वराज दल ने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किए। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए थे उसको हम लोग समझ लेते हैं। स्वराज की स्थापना तथा सरकार को राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र बनाना। तो स्वराज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर विकिपीडिया के अनुसार हम लोग समझें तो स्वराज का मतलब यह होता है कि अपना राज्य, और अगर ब्रिटानिका वेबसाइट के अनुसार समझें तो स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल यानी कि स्वयं का शासन। सरकारी नीतियों एवं योजनाओं में बाधा डालना। 1919 एक्ट एवं सरकार की कमजोरियों को सामने लेकर आना और विधान परिषद में प्रवेश कर उस सहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से राष्ट्रवादियों को सरकार के विरुद्ध सक्रिय एवं जन उत्साह जगाने में स्वराज पार्टी का उपयोग करने का उद्देश्य था। जब स्वराज पार्टी गठन हो गया तो कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेसियों के बीच आपस में मतभेद उत्पन्न हो गया। तो स्वराज्यों एवं परिवर्तनवादियों के बीच जो तीखा राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ था, तो इस विवाद को कांग्रेसी समझ रहे थे क्योंकि दोनों पक्ष सूरत में 1907 में हुए विभाजन के कड़वे अनुभव को दोहराने से बचना चाहते थे। इसलिए बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की तथा सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता की और दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता करवाया। इस समझौता के तहत स्वराज्यों को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में परिषदों का चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। तो सितंबर 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस का जो अधिवेशन जो होता है, वार्षिकी अधिवेशन जो होता है, वो हमेशा साल के आखिरी महीने दिसंबर में होता है, लेकिन कांग्रेसियों के बीच में समझौता करवाना था, इसलिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया था सितंबर 1923 में और दिल्ली में बुलाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया और इसी अधिवेशन में फिर स्वराज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के समूह के रूप में कार्य कर सकती है, पार्टी के रूप में कार्य कर सकती है और कांग्रेस के विंग की तरह काम कर सकती है और कांग्रेस के अंदर रहकर काम करेगी। स्वराज्यों ने कांग्रेस के सभी कार्यक्रम को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त को छोड़कर कि वे विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। नवंबर 1923 में नवगठित केंद्रीय परिषद तथा विधान परिषदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। जब चुनाव आयोजित किया गया तो जैसे हर पार्टी अपनी घोषणा पत्र जारी करती है, मैनिफेस्टो निकालती है, तो स्वराज्यों ने भी अपना मैनिफेस्टो निकाला और स्वराज्यों ने साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मुख्य लक्ष्य इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है, ये स्वराज्यों ने बताया। स्वराज्यों ने यह भी घोषणा पत्र में बताया कि साम्राज्यवादी शासन के सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत के शोषण को बल प्रदान करते हैं। फिर उन्होंने यह बताया कि अंग्रेजों की वास्तविक मंशा जो है वो भारत के संसाधन का दोहन तथा भारत की जनता को गुलाम बनाकर रखना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वशासन की मांग को हम लोग परिषद में उठाएंगे, यदि सरकार ने उनकी मांगे नामंजूर कर दी तो वह परिषदों के कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। अब स्वराज पार्टी तो गठित हो गई, अब चुनाव लड़ने भी लगी, तो गांधी जी का नजरिया अब क्या हुआ इस स्वराज पार्टी के संदर्भ में, उसको हम लोग यहाँ पर अब समझ लेते हैं। प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने तथा उसकी कार्यों में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे, किंतु 5 फरवरी 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर जेल से रिहाई के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करनी शुरू कर दी, ताकि अंग्रेजों को ये नहीं लगे कि कांग्रेस में विभाजन हो गया या भारतीयों के बीच में
किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न हो रही है ताकि अंग्रेज इससे फायदा ना उठा सकें। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि स्वराजवादियों को समर्थन दिया जाए। और इसके कुछ और प्रमुख कारण भी थे। तो उन प्रमुख कारणों में से एक कारण था नवंबर 1923 का चुनाव। क्यों? क्योंकि नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज्यों को अच्छी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 सीटों में उन्हें 42 सीटों में सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। बंगाल के गवर्नर ने स्वराज दल के नेता CR दास को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पंजाब एवं मद्रास में सांप्रदायिकता और जातिवाद के कारण कुछ खास सफलता नहीं मिली। जब केंद्रीय परिषद का चुनाव हुआ और प्रांतीय परिषद का चुनाव हुआ तो इसके साथ ही साथ स्थानीय नगर निगम का भी चुनाव हुआ। तो स्थानीय नगर निगम के चुनाव में गुजरात में अहमदाबाद के मेयर वल्लभ भाई पटेल चुने गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से जो मेयर चुने गए वो मोतीलाल नेहरू थे। उसके बाद बिहार पटना जिला के मेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। उसके बाद वेस्ट बंगाल से कोलकाता के मेयर CR दास चुने गए। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी का चुनाव में परफॉर्मेंस रहा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थकों, उदारवादी व कुछ व्यक्तिगत विधायकों जैसे मदन मोहन मालवीय इत्यादि के साथ मिलकर साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। विधान परिषदों में स्वराजियों ने जिस साहस का परिचय दिया उससे गांधी जी का यह विश्वास पक्का हो गया कि स्वराजियों की नीति भले ही गलत हो, यह साम्राज्यवादी के प्रशासन के अंग नहीं बन सकते हैं। अब गांधी जी ने कांग्रेसियों के अंदर आपसी मतभेद को दूर करने के लिए CR दास के साथ समझौता किया। अब यह समझौता किस प्रकार हुआ तो इस पर एक नजर हम लोग अब डाल लेते हैं। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन नवंबर 1924 में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे। गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त बयान दिया जो गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब वो गांधी दास पैक्ट क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस पैक्ट में कहा गया कि वो सहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करे। गांधी जी के जिम्मे ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन को संगठित करने और संपूर्ण देश में चरखे और करघे का प्रचार करने का कार्य दिया गया। तो स्पिनर का मतलब क्या होता है? जो हाथ से कताई का काम जो होता है, जैसे चरखा करघे का काम जितना है ये सब कताई का काम यानी स्पिनर कहा गया। अब हम लोग स्वराज पार्टी के कार्य एवं उपलब्धियों को यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्वराज पार्टी जो गठन हुआ तो उसने क्या क्या कार्य किए और उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया उसको यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो ये बजट को प्रत्येक वर्ष स्वीकृत कर देते थे। तो परिणाम स्वरूप वायसराय को अपना विशेषाधिकार द्वारा इसे पारित करना पड़ता था। तो जब जब बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता तो स्वराज पार्टी उसे अस्वीकृत कर देते और वायसराय को फिर स्पेशल पावर था, तो स्पेशल पावर का यूज करके फिर वायसराय बजट को आगे पास करता था। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1924 में मूडीमैन समिति नियुक्त की गई। अब जो स्वराज पार्टी के जो नेता थे उन्होंने फिर हंगामा किया कि 1919 का जो अधिनियम आया है तो उसकी समीक्षा के लिए समिति गठित करो। हालांकि 1919 अधिनियम की समीक्षा 10 साल के बाद करना था, लेकिन स्वराज पार्टी की जो दल के जो नेता थे उन्होंने कहा अधिनियम की समीक्षा के लिए एक समिति को गठित किया जाए। तब सरकार ने मूडीमैन समिति को गठित किया। तो अभी मूडीमैन समिति क्या थी तो इस पर हम लोग एक बार एक नजर डाल लेते हैं। तो मूडीमैन समिति 1924 में गठित किया गया। स्वराज पार्टी द्वारा स्वीकृत ब्रिटिश सरकार ने सर अलेक्जेंडर मूडीमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे मूडीमैन समिति कहा गया। इस समिति में ब्रिटिशों के अतिरिक्त 4 भारतीय सदस्य भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे, सर शिवास्वामी अय्यर थे, डॉक्टर RP प्रांजपे थे और सर तेज बहादुर सप्रू थे। अब ये मूडीमैन समिति आखिर थी क्या तो उसको और समझ लेते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत 1921 में स्थापित संविधान और द्वैध शासन प्रणाली की कामकाज की समीक्षा करना था। इसी अधिनियम की समीक्षा के लिए मूडीमैन समिति को गठित किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट को 1925 में प्रस्तुत किया गया जो 2 भागों में विभाजित थी, एक अल्पसंख्यक रिपोर्ट के आधार पर और एक बहुसंख्यक रिपोर्ट के आधार पर। अल्पसंख्यक रिपोर्ट में केवल गैर सरकारी भारतीय शामिल थे। इसका मानना था कि 1919 का एक्ट असफल साबित हुआ है और बहुसंख्यक रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारी और निष्ठावान लोग शामिल थे। इन्होंने घोषित किया कि द्वैध शासन स्थापित नहीं हो सका है। तो ये मूडीमैन समिति थी। इसके बारे में हम लोगों ने एक छोटा सा ओवरव्यू, शॉर्ट ओवरव्यू ले लिया है।
मार्च 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुने गए। 1925 में मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्यता स्वीकार की, जो सेना के तीव्र गति से भारतीयकरण के लिए नियुक्त की गई थी। गोलमेज सम्मेलन की भी बैठक के लिए स्वराज पार्टियों ने जोर दिया। तो गोलमेज सम्मेलन की बैठक के लिए स्वराज पार्टी ने क्यों जोर दिया, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि राउंड टेबल होता है। उस राउंड टेबल के चारों तरफ अलग अलग प्रतिनिधि बैठे रहते हैं, और राउंड टेबल में खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी चेयरपर्सन नहीं होता, कोई भी मुख्य चेयरपर्सन नहीं होता है। सब लोग एक समान होते हैं, और इसलिए स्वराजवादियों का कहना था कि सब मिलके हम लोग राउंड टेबल पर बैठेंगे, सब अपने अपने मत रखेंगे, हम लोग भारतीयों के लिए जो नीति लाएंगे उस पर बहस करेंगे, और सब लोग एक समान होंगे। अंग्रेज सुपीरियर नहीं है और भारतीय इन्फीरियर नहीं है, यानी सब एक समान है। इसलिए हम लोग राउंड टेबल पर और बैठकर हम लोग बात करेंगे। और रेक्टेंगल टेबल पे क्या होता है, मीटिंग के दौरान एक चेयरपर्सन होता है, यानी एक मुख्य चेयरपर्सन होता है, वही हर चीज को डिसाइड करता है। बाकी जितने सारे सदस्य अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो मेन चेयरपर्सन होता है वो डिसाइड करता है, पूरी मीटिंग को वही कंडक्ट करता है। जबकि राउंड टेबल में ऐसा नहीं है, सब लोग एक समान होते हैं और सब मिलके एक कॉमन डिसीजन पे आते हैं। इसलिए 1930, 31 और 32 में ये तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था इंग्लैंड में। 1922 से 1928 तक कांग्रेस लगभग शांत रही, इसलिए माहौल गर्म बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वराज पार्टी की ही रही। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक बिल स्वराज्यों के विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका। अब यह बिल क्या था उसको समझ लेते हैं। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सरकार स्वाधीनता संग्राम समर्थक गैर भारतीयों या अवांछित तथा विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती है। तो यह बिल जो लाया गया था वो विदेशियों के लिए लाया गया था जो भारत में रह रहे थे, और यह बिल वैसे विदेशियों के लिए लाया गया था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट कर रहे थे और सहयोग दे रहे थे। जब बिल पुनः पेश करने की कोशिश की गई तो परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने उसे पेश करने की अनुमति तक नहीं दी। उन्होंने इस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। अब स्वराज पार्टी के पतन के कारण क्या थे उसको हम लोग समझ लेते हैं। स्वराज पार्टी को सफलता के कारण क्या थे उसको एक बार हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण सांप्रदायिक तत्वों ने स्थिति का फायदा उठाकर अपने विचारों का प्रचार किया, और 1923 के बाद देश में एक के बाद एक कई सांप्रदायिक दंगे हुए। 16 जून 1925 ईस्वी में देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु होगी। तो चितरंजन दास की मृत्यु के कारण स्वराज पार्टी कमजोर हो गई। उसके बाद हिंदू सांप्रदायिकता के कारण स्वराज दल में मतभेद उत्पन्न हो गया। उसके बाद हिंदूवादी दल की फिर स्थापना की गई स्वराज पार्टी के अंदर ही। उसके बाद फिर परिणाम स्वरूप 1926 के निर्वाचन में स्वराज पार्टी को सफलता नहीं मिली। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। जून 1925 में देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु के बाद सांप्रदायिक तत्वों ने स्थिति का फायदा उठाकर मोतीलाल नेहरू के विरुद्ध साजिश करना प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि चितरंजन दास रहे नहीं, सबसे पावरफुल नेता वही थे स्वराज पार्टी के। उसके बाद मोतीलाल नेहरू थे, तो मोतीलाल नेहरू फिर अकेले पड़ गए। तो मोतीलाल नेहरू जब अकेले पड़ गए तो जितने भी सारे सांप्रदायिक तत्व थे, जो लोग थे, उन्होंने मोतीलाल नेहरू के विरुद्ध फिर साजिश करना स्टार्ट कर दिया। स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास कट्टर राष्ट्रवादी थे, मगर सांप्रदायिकता ने इस पार्टी को विभाजित कर दिया। अब स्वराज पार्टी के अंदर भी दो गुट बन गया। तो जो एक गुट जो था वो नन रिस्पॉन्सिविस्ट कहलाया, और दूसरा ग्रुप जो था रिस्पॉन्सिविस्ट कहलाया। नन रिस्पॉन्सिविस्ट में वो लोग थे जो सरकार के साथ असहयोग कर रहे थे, और रिस्पॉन्सिविस्ट लोग वो थे जो अब सरकार के समर्थन में आकर सरकार का सहयोग करने लगे। पंडित मोतीलाल नेहरू सरकार से असहयोग करने वालों का नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरी ओर बंबई के स्वराज दल के नेता मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और NC केलकर अंग्रेजी सरकार के पक्ष में सहयोग करने लगे थे। तो प्रत्युत्तरवादी कहे जाने वाले हिंदू हितों के लिए सरकार को अपना सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और NC केलकर ने मोतीलाल नेहरू पर मांसाहारी तथा हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की धारणा यह थी कि स्वराजवादियों की अड़ंगा नीति से हिंदुओं को हानि होगी और मुसलमानों का लाभ होगा। यह सोचकर उन्होंने कांग्रेस से हटकर एक नया दल हिंदूवादी दल की स्थापना की। उनके इस निर्णय से कांग्रेस के साथ साथ स्वराज दल को भी बड़ा झटका लगा। स्वराज पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप 1926 के निर्वाचन में स्वराज पार्टी को सफलता नहीं मिल सकी। तो अब इस तरह से पार्टी के अंदर भी विभाजन स्टार्ट हो गया, दो गुट बन गए। तो पार्टी के अंदर जब दो गुट बन गए तो पार्टी को टूटने से बचाने के लिए एवं संसदीय भ्रष्टाचार को रोकने तथा कार्यकर्ताओं को निराशा से बचाने के लिए
पार्टी के मुख्य नेतृत्व ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और मार्च 1926 से विधानमंडल में भाग न लेने का फैसला किया। चूंकि जितनी भी अब घटनाएं घटित हो रही थी, सांप्रदायिकता बढ़ रही थी पार्टी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से बढ़ रही थी। इसलिए पार्टी के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता मोतीलाल नेहरू थे और जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो 1926 का जो विधानमंडल का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी ओर जो सांप्रदायिक तत्व थे, जो स्वराज पार्टी के दूसरे खेमे में थे, तो उन्होंने नवंबर 1926 के चुनावों का समर्थन किया तथा इसमें भाग लेने का फैसला किया। लेकिन सांप्रदायिकता की वजह से पार्टी कमजोर हो चुकी थी और चुनाव में इसलिए सफलता नहीं मिल सकी। इस प्रकार से 1923 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन के छिड़ने के कारण 1930 में स्वराज पार्टी ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। तो स्वराज पार्टी से संबंधित कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। स्वराजवादियों के कार्यों की तीखी आलोचना की जाती है। अनेक कांग्रेसी नेता का विचार था कि अड़ंगा डालने की नीति अव्यावहारिक और निरर्थक थी। डॉक्टर जकरिया का विचार है कि स्वराजवादियों की स्थिति उन व्यक्तियों जैसी थी जो अपनी रोटी को रखना भी चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं। स्वराज पार्टी अपने उद्देश्यों में आंशिक सफलता ही प्राप्त कर सका। इनके विरोध के बावजूद सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सका। इस दल के कार्यों का महत्व इस बात में है कि इसने असहयोग आंदोलन के बाद की शिथिलता के समय जनता में उत्साह और साहस का वातावरण तैयार किया। जिस समय कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में व्यस्त थी और गांधी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, उस समय स्वराजवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला तथा अपनी अड़ंगावादी नीतियों के परिणाम स्वरूप द्वैध शासन को व्यर्थ कर दिया। साइमन कमीशन ने भी यह स्वीकार किया था कि उस समय स्वराज दल ही एक सुसंगठित और अनुशासित दल था जिसके पास एक सुनिश्चित कार्यक्रम था। नवंबर 1923 में जब साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई तो भारत इस अंधेरे से फिर बाहर निकला और राजनीतिक संघर्ष का एक नया युग आरंभ हुआ। तो संक्षेप में, इन शॉर्ट में अगर हम लोग समझें कंक्लूजन को, तो स्वराज दल ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंधकार पूर्ण समय में आशा की किरण जगाई और जनता में उत्साह तथा नवजीवन का संचार किया। तो इस तरह से हम लोग स्वराज पार्टी का कंक्लूजन समझे। तो कुल मिलाकर स्वराज पार्टी के पतन या सफलता का कारण एक यही था कि सांप्रदायिक तत्वों का इसमें आ जाना हुआ। सांप्रदायिकता के कारण ही स्वराज पार्टी का पतन हुआ। अब बीपीएससी के लिए कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। बिहार में फरवरी 1923 में बिहार स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद हुए और सचिव जो थे वो अब्दुल बारी हुए और सहायक सचिव जो थे वो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। 2 जून 1923 को पटना में स्वराज दल की आरंभिक बैठक हुई और नवंबर 1923 में विधानमंडल का आम चुनाव हुआ। स्वराज दल का विशेष प्रभाव बिहार में नहीं पड़ा। दिसंबर 1923 तक बिहार में इसकी विफलता स्पष्ट हो चुकी थी और विधानमंडल में स्वराज पार्टी को 8 सीट मिली थी और विधान परिषद में स्वराज पार्टी को 10 सीट मिली थी। हम लोगों ने अब थ्योरी पार्ट को देखा। अब हम लोग एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, सबको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जितना भी हम लोगों ने अभी थ्योरी पार्ट कवर किया है, इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध चित्तरंजन दास है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की तो सीआर दास ने किया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेना बिल्कुल सही। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उनमें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यह भी सही। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, यह गलत। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी गलत। तो एक सही, 2 सही, इसका मतलब आंसर बी हो गया। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? तो सीआर दास ने त्याग पत्र दिया था।
तो अध्यक्ष पद से, और मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था तो किसने किया था? सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं, सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं। आंसर क्या हुआ? 2 और 3, तो इसका आंसर बी हो गया। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी था। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो श्रीनिवास अयंगर थे, विट्ठल भाई पटेल थे, चितरंजन दास थे, सी राजगोपालाचारी ये नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो मोतीलाल नेहरू संबंधित थे, एनसी केलकर भी थे, सीआर दास भी थे, राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे, विरोध में थे। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो इस प्रकार से आंसर इसका सी हो गया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1922 में नहीं, 1921 में नहीं, 1924 में नहीं, फरवरी 1923 में। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने और मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वल्लभ भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? विट्ठल भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से स्क्रीन कमेटी की सदस्यता किसने स्वीकार की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी? तो 7.5 लाख रुपए कर ली थी। स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1 जनवरी 1923 को। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने तो कौन बने? श्री नारायण प्रसाद। स्क्रीन कमेटी की नियुक्ति की गई थी 1923 में होने वाले दंगों की समीक्षा के लिए नहीं, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं, कांग्रेसियों के मध्य उत्पन्न हुए मतभेदों को दूर करने के लिए बिल्कुल नहीं, सेना के तीव्र गति से भारतीकरण करने के लिए। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 सीटों पर प्राप्त की थी। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 10 सीटें प्राप्त की थी। स्वराज दल ने किस राज्य में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश में नहीं, बंगाल में किया था। तो आंसर बी हो गया। और मध्य प्रांत में भी किया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। पटना में 1912 में हुआ था और यह 28वां अधिवेशन था। गया में 1922 में हुआ तो यह 38वां अधिवेशन था। हरिपुरा गुजरात में 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। और रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और 1940 में हुआ था। और 1940 से लेकर 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष रहे थे। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। मूडीमैन समिति की नियुक्ति की गई थी तो किस लिए की गई थी? 1923 में होने वाले दंगों की समीक्षा के लिए? बिल्कुल नहीं। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। बिल्कुल सही आंसर इसका बी हो गया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।